गुड मॉर्निंग लव यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो बेटा, अपना कौन सा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था बेटा? थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर किसके अंदर? लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के अंदर, है ना। आज अपन बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ लेक्चर की। उससे पहले अपन रिकैप कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा। उससे पहले अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं। अपन चार मेथड सॉल्व कैसे करते हैं, चार मेथड लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो अपन ने कर लिए हैं। कि आपके पास में ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और कौन सा मेथड है आपका? एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये चार मेथड है। इन चारों मेथड के थ्रू अपन ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है, ठीक है। चलो आज अपन अच्छा, अपन ने कल के लेक्चर में क्या सीखा था बेटा? कि अपने पास में कोई तो इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम रिड्यूस करके, जिसको हम बदल के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? जैसे वन अपन एक्स को कुछ भी मान लिया जाता है, वन अपन वाई को कुछ भी मान लिया जाता है, मतलब अपन वाली चीज़ों को कुछ मान लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में उसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद में मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, मेरे ख्याल से तुम सब लोगों ने कर लिया होगा। आज बेटा अपन बात करेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम की, ठीक है। काफ़ी टाइम से अपन डिस्कशन कर रहे थे लैंग्वेज प्रॉब्लम का। आज अपन लैंग्वेज प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम होती क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है ना बेटा, उसमें आप लोगों को करना क्या होता है? आप लोगों को कोई ना कोई क्या दिया हुआ होगा क्वेश्चन दिया हुआ होगा इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। किसकी फॉर्म में बेटा? लैंग्वेज की फॉर्म में। उस लैंग्वेज को आपको किस में बदलना पड़ेगा? उस लैंग्वेज को आपको बदलना पड़ेगा इक्वेशन में, ठीक है। किस में बदलना पड़ेगा? इक्वेशन में। जब आप उसको इक्वेशन में बदल दोगे, ठीक है, उसके बाद में वही आपके पास में चार मेथड होते हैं। कोई भी मेथड आप यूज में लो, आप क्या कर लोगे? उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अपन ज़्यादातर क्या करेंगे बेटा? एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जो आपकी एक्सरसाइज है उन सारे क्वेश्चन को अपन क्या करवाएंगे? करवाने की कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हो जाए, और 2 लेक्चर हम यहाँ पे लेंगे इसके, ठीक है। चलो अपन करते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। एक बार मैं बोर्ड को देख लेता हूँ कि मैं क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एकदम बढ़िया नज़र आ रहा है, ठीक, ओके। तो बेटा अपन ने क्या प्रॉब्लम्स हैं अपनी देखते हैं, ठीक। जैसे मान लो सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर भी डालूंगा, सारी चीज़ें डालूंगा। एक्सरसाइज नंबर 3.1 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। मैं स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को इक्वेशन भी बना के बताऊंगा, इक्वेशन के साथ साथ में उसको सॉल्व भी करके बताऊंगा। लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन के बाद में मैं आप लोगों को केवल इक्वेशन बनाना बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो तुम लोगों को आता है, ठीक है। तो बीच बीच में वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से, ठीक है। अगर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप इसके अंदर सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। पॉज करने के बाद में उसका मेथड देखना, ठीक है। पॉज करने के बाद में सॉल्यूशन सॉल्व करना, उसको सॉल्व करने के बाद में उसके बाद में वीडियो चला के देखना, ठीक है, रिज्यूम करके देखना आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोला गया है बेटा? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला, है ना। आफ्ताब कोई तो था, ठीक है, उसने अपनी डॉटर को बोला कि 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर को ये बोलता है बेटा कि 7 साल पहले, ठीक है, मेरी एज जो है वो तुम्हारी एज की 7 टाइम थी। दोबारा सुनना, 7 साल पहले 7 टाइम बिफोर, ठीक है, 7 टाइम बिफोर माई एज इज 7 टाइम योर एज, ठीक है। मेरी जो एज थी ना बेटा वो तुम्हारी एज की क्या थी? 7 टाइम थी। तो मान लो यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं। कौन कौन है बेटा? एक तो आफ्ताब है ना। तो उस आफ्ताब को मैंने बोला लेट आफ्ताब एज, आफ्ताब की जो एज है वो मैंने क्या मान ली बेटा? x, ठीक है, एंड हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर की एज है, उसकी जो डॉटर है उसकी जो एज है वो मैंने मान ली क्या बेटा? y। समझ में आया? आफ्ताब की एज को तो मैंने x मान लिया और डॉटर की एज को मैंने y मान लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन दोनों की एज क्या है, ठीक है। तो आफ्ताब भैया ने क्या बोला? आफ्ताब भैया ने ये बोला कि भैया 7 साल पहले मेरी जो एज थी ना बेटा वो तेरी एज की 7 टाइम थी। 7 साल पहले मेरी बेटी की एज की क्या थी? 7 टाइम थी। तो मैंने क्या बोला बेटा? मैंने ये चीज बोली कि भाई 7 साल पहले क्या था? 7 साल पहले की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी प्रेजेंट एज x है, मतलब आज ये x का है, या फिर आज ये मान लो ये 40 साल का है, तो 7 साल पहले कितने साल का होगा? 33 ईयर्स का होगा। तो अगर आफ्ताब की एज आज की तारीख में x है, अगर आफ्ताब की एज आज की तारीख में x है, तो आज से 7 साल पहले इसकी एज क्या x-7 रही होगी? बोलो
सही है गलत है? अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं तो क्या इसकी एज x-7 रही होगी? ऐसे ही अगर मैं इसकी डॉटर की एज की बात करूं तो आज अगर इसकी डॉटर की एज y है तो 7 साल पहले क्या इसकी एज y-7 रही होगी? भाई 7 साल पहले की बात हो रही है ना। अब एक बात बताओ, आफ्ताब की एज x-7, उसके डॉटर की एज y-7, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जो है वो जो पिता हैं, जो फादर हैं, वो क्या होंगे? बड़े होंगे बेटी से, सिंपल सी बात है। लेकिन इसने बोला कि कितने बड़े हैं? आफ्ताब ने ये बोला कि मैं तेरी एज से 7 टाइम बढ़ाऊं, 7 टाइम, 7 गुना बढ़ाऊं। तो भाई ये तो पहले से ही बड़े हैं ना। हमने ये बोला ना कि आफ्ताब की एज x है, इसका मतलब ये एज तो पहले से ही ज्यादा है ना भाई। अगर आप इसके अंदर 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो और ज्यादा बड़े हो जाएंगे। मतलब बाप जो है वो तो और ज्यादा बड़ा हो गया और बेटी बहुत ज्यादा छोटी हो गई। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो बाप है वो तो हो गया, मान लो अगर सपोज दैट x-7 की वैल्यू मान लो आती है 30 आती है ना, तो उसका 7 टाइम 210 हो गया, मतलब 210 का तो बाप हो गया और 10 या 15 साल की बच्ची हो गई। तो ऐसा थोड़ी है। तो उसने ये बोला कि अगर आफ्ताब की एज जो है वो 7 साल पहले डॉटर की एज की 7 टाइम थी तो ये 7 में इधर मल्टीप्लाई ना करके किधर मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? मैं ये 7 इधर मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? भाई मैंने इधर मल्टीप्लाई क्यों किया 7 को? मैंने 7 को इधर इसलिए मल्टीप्लाई किया जिससे इन दोनों की एज बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही 7 टाइम है ना, ये तो पहले से ही 7 गुना बढ़ा है उसकी बेटी की एज का। ठीक है, ये बराबर कब होंगे? जब उसकी बेटी की एज में 7 को क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, बोलो चीज आई नहीं समझ में? तो यहां से मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आती है बेटा? x-7 इक्वल टू 7y-49 एंड ओवर हियर वी विल गेट x-79। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं इधर लेके आ गया है ना, माइनस का 7 प्लस का 49 इक्वल टू 0। देन यू विल गेट द इक्वेशन नंबर 1 x-79 प्लस 42 इक्वल टू 0। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। बोलो आया नहीं आया समझ में? ठीक है, बोलो आया नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाती है बेटा? एक इक्वेशन आ जाती है। ध्यान रखना, जब भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी ना बेटा तो एक लाइन से एक इक्वेशन बनेगी। अगर लाइन पढ़ना नहीं आ रहा है तो उसको ब्रेक करके पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। धीरे धीरे पढ़ोगे लाइन समझ में आ जाएगी, इक्वेशन बनानी आ जाएगी, है ना। दोबारा देखो, मैंने आफ्ताब ने क्या बोला कि 7 ईयर्स बिफोर, 7 साल पहले जो मेरी एज थी, डॉटर को बोलते हैं वो, कि जो मेरी एज थी ना वो तुम्हारी एज की 7 टाइम थी। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? x-7 और उसके बेटी की एज क्या होगी? y-7। 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x-7, उसके बेटे की एज होगी y-7। अब हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोला कि आफ्ताब जो है वो 7 टाइम बड़े हैं अपनी बेटी से, 7 टाइम बड़े हैं अपनी बेटी से। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो बीच में इक्वल का साइन आएगा, इक्वेशन बनानी है तो बीच में इक्वल का साइन आएगा। भाई मैंने बता रखा है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, ठीक है, उनको पढ़ के आओ, कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर इनको इक्वल अगर इक्वेशन बनानी है तो बीच में इक्वल का साइन आएगा। अब इक्वल का साइन कब आएगा? इक्वल का साइन जब आएगा जब आफ्ताब की एज और बेटी की एज बराबर हो जाए। वो आफ्ताब और बेटी की एज बराबर कब होगी? वो एज जब बराबर होगी, क्योंकि ये 7 टाइम है ना भाई, ये 7 टाइम है ना, तो बेटी की एज को भी 7 टाइम कर दो तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई ये 7 टाइम था ना पहले से ही, एक्स तो बड़ा था ना भाई पहले ही यार, क्योंकि फादर की एज जो है वो एक्स है, मतलब एक्स बड़ा है। नहीं आई क्या चीज समझ में? हियर x इज ग्रेटर देन y, फादर की एज डॉटर की एज से क्या ज्यादा है, तो ये तो पहले से ही बड़ा है ना। तो 7 टाइम अगर मैं इसके साथ कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे और यहाँ से मेरे पास में एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में एक लाइन और बोली इसने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा ये 3.1 का। ठीक है, एक लाइन और क्या बोली बेटा उसने, एक लाइन और क्या बोली उसने, आई शैल बी 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम हो जाएगी। मतलब आफ्ताब ने ये बोला कि 7 साल पहले तो कुछ ऐसा सीन था, आफ्टर 3 ईयर, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बेटा आफ्टर 3 years, है ना, 3 साल बाद में। भाई 3 साल बाद में आफ्ताब की एज कितनी हुई? 3 साल बाद में आफ्ताब की एज हुई x+3। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? 3 साल बाद में आफ्ताब की एज हुई कितनी बेटा? x+3। और अगर हम बात करें किसकी, उसके बेटी की एज की, तो वो क्या होगी? y+3 होगी। उसकी बेटी की एज क्या होगी बेटा? y+3 होगी। अब मैंने बात की यार, अगर इक्वेशन बनानी है तो बीच में किसका साइन आना चाहिए? इक्वल का साइन आना चाहिए। और उसने ये बोला कि अगर आफ्ताब की एज 3 साल बाद में
बेटी की एज की 3 टाइम है, तो आफ्ताब की एज क्या होगी x+3, और ये x+3 है ना इस बेटी की एज की 3 टाइम है और दोनों को इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा इसके साथ में 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जांपल से समझो, मान लो सपोज दैट आफ्ताब की एज उस टाइम पे थी कितनी 30 ईयर थी, है ना, और बेटी की एज कितनी थी बेटा, बेटी की एज थी 10, है ना। उसने बोला कि आफ्ताब की एज बेटी की एज की 3 टाइम्स है, इसका मतलब बिल्कुल है ना। अब ये इक्वल तो तभी होगा ना बेटा जब 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। बोलो आए नहीं आए समझ में, तभी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चा, हम ये बोल सकते हैं कि x+3 इक्वल टू 3y+3। तो यहाँ से मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आती है, यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल के आती है x+3 इक्वल टू 3y+9, ठीक है। और जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आएगी, x+3 माइनस 3y-9 इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट x-3y-6 इक्वल टू 0। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या बेटा? एक बार इसको दोबारा चेक कर लो ढंग से तरीके से कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पे जो क्वेश्चन है वो ऊपर आ जाएगा, है ना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन को लिख दूंगा मैं। अभी ये देख लो कि ये समझ में आया नहीं आया तुम लोगों के, बोलो ये समझ में आया नहीं आया? बेटा करना कुछ भी नहीं है, अपने को इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन की भावनाओं को समझना है, फील करना है इस तरीके के क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक फील नहीं आएगा ना बेटा ये क्वेश्चन, तब तक तुम लोगों को क्वेश्चंस करने नहीं आएंगे। बोलो आया नहीं आया समझ में? बस अब अपने पास में 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इसने बुक वाले ने ये बोला है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो यार, ठीक है। ग्राफ में नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को ग्राफ अब खुद से बनाना है, ठीक है। अब चलो ग्राफिकली अगर मैं इसको मान लो सपोज दैट सॉल्व करता हूँ, तो मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने क्या बोला, x-7y इक्वल टू 42, इसको सॉरी x-7y -42 या +42 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट x-7y इक्वल टू -42 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -42 प्लस 7y, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है और आंसर आना है। भाई ग्राफिकल मेथड समझाया है ना मैंने, आप लोगों को ग्राफिकल मेथड समझ के आना है, ग्राफिकल मेथड मैंने ढंग से समझाया है, ठीक है। हालांकि उसमें एक या 2 क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक है वो, है ना, वो आप समझ जाओगे क्या मिस्टेक हुई थी, उस वीडियो को जाके देख लेना एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट y इक्वल टू, अब देखो मैं y की वैल्यू अगर यहाँ 0 मानता हूँ ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -42 बहुत बड़ी हो जाएगी यार, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आपके स्केल के अंदर वो आ नहीं पाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि y की वैल्यू कुछ ऐसी मानो जो स्केल के अंदर आ जाए। मान लो सपोज दैट मैंने y की वैल्यू मानी 6, कितनी मानी बेटा मैंने y की वैल्यू 6। अगर मैं y की वैल्यू 6 मानता हूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास में 0। y की वैल्यू 6 मानने पर x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा मेरे पास में 0। बोला है नहीं है समझ में? अब मैंने यहाँ पे बोला लेट y इक्वल टू, हमने y की वैल्यू अब की बार मान ली 5, y की वैल्यू जब मैं 5 मानता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 35, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू -7। बोला है नहीं है समझ में? अब की बार मैंने लेट y की वैल्यू मान ली क्या बेटा, अब की बार मैंने y की वैल्यू मान ली, मान लो कुछ भी मान लो यार, -5 मान लो या -4 मान लो, +4 मान लेते हैं, ठीक है। +4 मानी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 चौका 28, नहीं 4 मत मानो बेटा, बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि मतलब अब 7 4 या 28 -42 -14 कैसे करोगे यार, नहीं रहने दो। आप ऐसा करो, y इक्वल टू मान लो क्या माना था आपने पहले, 6 माना था ना, 7 मान लो। जैसे ही आप क्या करोगे बेटा 7 मानोगे तो ये बन जाएगा 49 और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास में 7। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, एक वो कंप्लीट वो आ जाएगा, यहाँ x या y, ठीक है। जब आपने y की वैल्यू को 6 माना तो -42 प्लस 42, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0। जब आपने y की वैल्यू को 5 माना, 5 7 35, 35 माइनस 12 क्या बचेगा आपके पास में, -7 बचेगा, मतलब -7 मिलेगा कितने पे, y इक्वल टू 5 पे। जब आपने y की वैल्यू को 7 माना, जब y की वैल्यू को क्या मान रहे हो बेटा, 7 मान रहे हो, तो ये बचेगा आपके पास में, y की वैल्यू को आपने क्या माना, 7 माना, तो आपके पास में ये वैल्यू भी क्या बचेगी बेटा, 7 बचेगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है यार, ये तो बहुत ईजी है। अब अपन ने क्या ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लो। जैसे कि यहाँ से क्या आ गया, x-3y इक्वल टू 6,
ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 + 3y, y की वैल्यू क्या रखो 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या रखो -1 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या रखो 2 रखो या -2 रख लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -2 × 3 6 - 6 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख लेना चेक कर लेना 3 ठीक है सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ग्राफ बनाना तो आता है यार तुम लोगों को, ग्राफ इजीली इसमें बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यहाँ तक पल्ले पड़ी नहीं पड़ी चीज़ें बेटा, बहुत इजी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। आप लोगों को इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन बनानी नहीं आएगी ना बेटा तो ये चैप्टर ऐसा है जो आपको अटका भी सकता है, और यही चैप्टर ऐसा है जो आपको नंबर्स भी दिलवा सकता है, ठीक है। आपको नंबर कब मिलेंगे, जब आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से आता होगा। इक्वेशन बनाना कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है यार, लैंग्वेज प्रॉब्लम से डरते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अपन ऐसा सीखेंगे कि डरना है ही नहीं बिल्कुल, है ना। कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि भाई मेरे को नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, ये समझ लो, ये मान लो अपने दिमाग में कि मुझे नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। अच्छा यार मेरे जैसे बंदे को नहीं आता तो किसी को नहीं आएगा, ये समझ के किसी क्वेश्चन को करोगे तो तुम लोग इजीली उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मिटाने जा रहा हूँ बेटा। थोड़ा सा धुआं उठा ठीक है। अब बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है देखो। देखो ये तो बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल, मतलब एक कोच है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। एक कोच है बेटा, ठीक है, क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपीज़ के, ठीक है। 3 बैट खरीदे बेटा और 6 बॉल खरीदी कितने के 3900 रुपीज़ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे बोला भाई ओवरऑल प्राइस क्या है बेटा, 3 बैट और 6 बॉल खरीदने का, हाँ 3 बैट और 6 बॉल खरीदने का ओवरऑल प्राइस क्या है 3900 रुपीज़। मैंने क्या बोला, लेट 1 बॉल, लेट प्राइस ऑफ 1 बॉल, प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू x, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ 1 बैट, और एक बैट का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू y, ठीक है, रुपीज। एक बॉल का प्राइस बेटा x है और एक बैट का प्राइस y है। उसने बोला कि टोटल कितनी बॉल खरीदी बेटा, 3 बॉल खरीदी, वो 6 बॉल खरीदी। अब यार 6 बॉल खरीद रहे हो, 6 बॉल खरीद रहे हो और 3 बैट खरीद रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि 6 बॉल मतलब ओवरऑल 6 बॉलों का प्राइस कितना हो गया 6x। भाई जब एक बॉल का प्राइस x है तो 2 बॉल का प्राइस क्या होगा 2x, 3 बॉल का प्राइस क्या होगा 3x, 4 बॉल का प्राइस क्या होगा 4x, 5 बॉल का कितना होगा 5x, और 6 बॉल का प्राइस क्या होगा 6x। अरे नहीं आया क्या समझ में, अगर एक बॉल का प्राइस 20 रुपये है ना, तो 2 बॉल का प्राइस क्या होगा, अरे यार 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको 40 रुपये की आ जाएंगी 2 बॉल, तो 6 का कितना होगा 120 रुपये होगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक बॉल का प्राइस मैंने x माना तो 6 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 बैट खरीदे उसने, तो 3 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में भाई, 6 बॉल का प्राइस 6x, 3 बैट का प्राइस 3y, दोनों मतलब 6 बैट और 3 बॉल, या फिर 6 बॉल और 3 बैट मिलके कितने रुपए के आए बेटा 3900 रुपीज के बराबर। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा यार, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि हमने 6 बॉल खरीदी हैं और 3 बैट खरीदे हैं, और उन दोनों को जब मैंने खरीदा ना, मतलब 6 बॉल और 3 बैट का प्राइस कितने के बराबर है 3900 रुपीज के बराबर है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 3900 रुपीज के बराबर आ गया। बोलो आया नहीं है समझ में, पल्ले पड़ा क्या, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी कौन सी बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये तो क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा मैं इसको क्या सॉल्व कर सकता हूँ क्या और ज्यादा, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 3 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 2x + y बचेगा, अंदर क्या बचा 3900 बचा। क्या ये 3 नीचे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया 2x + y = 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 9,
1300, ठीक है। तो ये होगी अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गई एक लाइन। अब बात आती है दूसरी लाइन की, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या वो बोला गया बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया, लेट्स सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है। मान लो सपोज दैट वो अनदर बैट और 3 बॉलें और खरीदता है और वो 1300 रुपये के आते हैं। मतलब उसने एक बैट और खरीदा और 3 बॉलें खरीदी। क्या, एक बैट खरीदा, एक बैट का प्राइस क्या है बेटा y, और 3 बॉलें खरीदी तो उनका प्राइस क्या है 3x, और वो दोनों मिला के कितने रुपए के आए बेटा 1300 रुपीज के आए। बोले तो 1300 रुपये के आए, 1300 रुपीज के वो आए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बोले यहाँ तक पल्ले पड़ा क्या, है ना। देखो दोबारा क्वेश्चन को देख लो। उसने बोला कि आपका कोई तो एक बंदा है ना, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये किया कि मैंने ना कुछ मेरे को बैट और बॉल खरीदने हैं, ठीक है। मैंने बोला अगर बैट और बॉल खरीदने, मेरे को रुपयों का नहीं पता। उसने ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि बैट का जो प्राइस है ना, एक बैट का प्राइस जो है वो y रुपये है ना। एक बैट का जो प्राइस है वो y है और एक बॉल का प्राइस जो है वो x है। उसने बोला कि मैंने 6 बॉल खरीदी और 3 बैट खरीदे, और ये सब खरीदने के बाद में मुझे कितने रुपए देने पड़े बेटा 3900 रुपये देने पड़े। बोले तो 3900 रुपीज़ मुझे देने पड़े। क्या बोला उसने कि जब मैं 6 बॉल और 3 बैट खरीदता हूँ ना तो 3900 रुपये का चार्ज होता है। तो सिंपल सी बात है, जब एक बैट का प्राइस y है तो 3 बैट का प्राइस 3y होगा, और एक बॉल का प्राइस अगर x है तो 6 बॉलों का प्राइस 6x होगा, और दोनों को मिला के ही तो 3900 रुपये मैंने सामने वाले को दिए हैं भाई। दोनों को मिलाने के बाद ही तो 3900 रुपीज मैंने सामने वाले को दिए हैं। समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ से मेरे पास में ये चीज आ गई, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और सॉल्व करना चाहता हूँ, बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है कि इन दोनों में से क्या आ गया कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर ये बच गया इक्वल टू 1300। फिर उसने बोला कि मान लो सपोज दैट मैं एक बैट और 3 बॉल खरीदता हूं तो 1300 रुपये मुझे देने पड़ते हैं। तो एक बैट खरीदने का प्राइस क्या हो गया बेटा y, और 3 बॉल अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो 3 बॉल को खरीदने का प्राइस क्या हो गया 3x, तो y प्लस 3x, और टोटल कितने रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं 1300 रुपये। तो ये आ गया 1300। बोला है नहीं है समझ। अब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना आता है यार तुम लोगों को, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेशन लगा रहा हूं बेटा मैं, है ना। 2x प्लस y, कुछ भी लगा दो 2x प्लस y। 1 मिनट रुकना, कुछ भी लगा दो। 2x प्लस y इक्वल टू 1300 एंड ओवर हियर 3x प्लस y इक्वल टू वापस से कितना 1300। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में। यहाँ से तुम लोगों की ये चीज़ें समझ में आएंगी क्या, है ना। 2x प्लस वाई सही तो किया ना अपन ने, 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे y बचा, फिर 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 1300 रुपये आ गए। फिर उसने बोला 3 बॉल का प्राइस। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो बेटा ये अपन ने सॉल्व किया। तो देखो यहाँ से मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आती है, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया। 2x माइनस 3x क्या जाएगा मेरे पास में माइनस का x। 1300 माइनस 1300 मेरे पास में क्या आ गया 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एक बॉल है ना बेटा उसका प्राइस है ही नहीं, मतलब वो उसका अपने को कोई प्राइस नहीं देना पड़ा, है ना। अच्छा ये पॉसिबल है भाई, क्या पता वो बोल रहा हो कि भाई एक बैट पे इतनी बॉल फ्री है, एक बैट लो इतनी बॉल फ्री है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ऐसे मत सोचना कि सर ये गलत हो गया या फिर कुछ ऐसा, है ना। x इक्वल टू 0 रुपीज, है ना, x का कोई चार्ज ही नहीं आया। चेक भी कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में जब डालता हूँ, मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको डालता हूँ तो डालने के बाद में मेरे पास में क्या बन जाता है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस y इक्वल टू 1300। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1300 रुपये। मतलब एक बैट का प्राइस तो बेटा 1300 रुपये है और एक बॉल का प्राइस 0 रुपये है। मतलब बॉल तो आपकी फ्री में आई है ना। ऐसा दुकान वाला कहाँ मिलेगा बेटा, बॉल तो आपकी फ्री में आई है और बैट कितने का है 1300 रुपये। तुम बोलोगे सर हमें क्या पता आंसर सही है गलत है, एक बार चेक कर लो ना यार। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1300 यहाँ डाल के देख लो। x की वैल्यू 0 डालोगे तो 2 × 0 0 और y की वैल्यू 1300 तो 1300 इक्वल टू 1300 आ गया आंसर। यहाँ पे डाल के देख लो, x की वैल्यू 0 डाली 3 × 0 0 है ना, y की वैल्यू 1300 इक्वल टू 1300, मतलब अपना आंसर सही है।
बुक के अंदर ये बोला गया है कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो वही कोई इश्यू नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बोलो आया नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से ये होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? पल्ले पड़ी क्या बेटा यहाँ तक चीजें? ठीक है, मिटा रहा हूँ बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After 1 month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये भी बहुत आसान है, वैसा ही है। देखो इसने क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में भाई साहब ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, है ना, मतलब किसी दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, मतलब 2 kg सेब, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर जो हैं, इन दोनों को मिला के जो रुपीज आए ना बेटा, वो 160 रुपए के आ रहे हैं। ये टोटल कितने के आ रहे हैं? 160 रुपए के आ रहे हैं। तो मैंने ये बोल दिया बेटा, लेट एप्पल, एक एप्पल का प्राइस, लेट एप्पल प्राइस इक्वल टू x रुपीज, है ना, और ग्रेप्स प्राइस ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम ग्रेप्स का प्राइस क्या है बेटा? y रुपीज, है ना, मतलब 1 kg एप्पल का प्राइस, एप्पल प्राइस ऑफ 1 kg, है ना, 1 kg एप्पल का प्राइस x रुपए है और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस क्या है बेटा? y रुपए है ना। तो उसने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, वो कितने एप्पल खरीद रहा है बेटा? वो 2 किलोग्राम एप्पल खरीद रहा है, 2 kg एप्पल खरीद रहा है और 1 किलोग्राम ग्रेप्स खरीद रहा है ना। जब वो 2 kg एप्पल खरीदता है, अगर 1 किलोग्राम का प्राइस x है तो बेटा 2 किलोग्राम का प्राइस क्या होगा? 2x होगा, है ना। और 1 kg वो अंगूर खरीद रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है 2x + y बन गया। और जब वो दोनों खरीदता है ना बेटा, तो दोनों खरीदने के बाद में उसको टोटल कितना चार्ज देना पड़ता है? 160 रुपए देने पड़ते हैं उसको। कितने रुपए देने पड़ते हैं बेटा? 160 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। बोलो आएंगे यहाँ समझ में? कुछ टाइम बाद में वो 4 kg एप्पल खरीदता है और 2 kg ग्रेप्स खरीदता है 300 रुपए के। कुछ टाइम बाद में, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ मंथ बाद में या कभी भी, ठीक है, वो 4 kg तो क्या खरीद रहा है बेटा? 4 kg तो एप्पल खरीदता है और 2 kg ग्रेप्स खरीदता है। तो 4 kg एप्पल का प्राइस क्या हो गया? 4x, और 2 kg उसका प्राइस क्या हो गया? 2y, और ये दोनों मिलके कितने रुपए के आते हैं बेटा? 300 रुपीज के आते हैं, 300 रुपए के आते हैं। बोलो चीज आई नहीं है समझ? पहले इस इक्वेशन को और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा बेटा आपके पास में? 2x + y इक्वल टू 150। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2x + y इक्वल टू, 300 ही रहेगा ना बेटा, ये अभी तो 300, और आपके पास में आ जाएगा 150। ये हो गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आएगी? बोलो यहाँ तक चीज समझ में आएगी? देखो दोबारा समझो। उसने ये बोला कि आपके पास में कोई तो कस्टमर है, वो कस्टमर एप्पल और ग्रेप्स खरीद रहा है ना। हमने मान लिया कि एप्पल का प्राइस जो है वो 1 kg का प्राइस जो है वो x रुपीज है, और एप्पल और ग्रेप्स की 1 kg का प्राइस जो है वो y रुपीज है ना। एप्पल की 1 kg का प्राइस x है और ग्रेप्स की 1 kg का प्राइस y रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 2 kg एप्पल खरीदे और 1 kg उसने अंगूर खरीदे, और दोनों का मिला के उसने 160 रुपए सामने वाले शॉपकीपर को दे दिया। तो 2x + y इक्वल टू 160 रुपीज। कुछ टाइम बाद में या आफ्टर अ मंथ, है ना, 1 महीने बाद में उसने 4 kg तो क्या खरीदी बेटा? एप्पल खरीदी, है ना, और 2 kg क्या खरीदे? ग्रेप्स खरीदे, और वो टोटल कितने रुपए के आ गए? 150 रुपए के आ गए। कितने रुपए के आ गए बेटा? वो टोटल 150 रुपए के आ गए। क्वेश्चन तो सही किया है ना मैंने? हाँ ठीक है, 150 रुपए के, 300 रुपए के आ गए, सॉरी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो बेटा। इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखो। ये इक्वेशन तो बन रही है 2x + y इक्वल टू 160, और ये वाली इक्वेशन बन रही है 2x + y इक्वल टू 150। अगर तुम इसमें ढंग से देखो ना बेटा, तो यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर मैं निकालने जाऊँ
तो ढंग से देखना, A1 अपॉन A2 2 अपॉन 2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू आएगा किसके, C1 अपॉन C2 के। ढंग से देखो इसको, क्योंकि देखो A1 अपॉन A2 2 अपॉन 2 तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू 16 अपॉन 15, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इन दैट केस अपने पास में क्या सॉल्यूशन आता था, नो सॉल्यूशन। याद करो, ये कंडीशन मैंने तुम लोगों को लिखवाई थी। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहोगे तो इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, बोलो एक बार दोबारा देख लो इसको, समझ में आया नहीं आया ये देख बताओ मेरे को बेटा। इतनी चीज़ समझ में आई नहीं आई सब लोगों के। बहुत इजीली मैंने बहुत इजीली तुम लोगों को ये चीज़ बताई है, ठीक है, कि ये जो है इसका कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा। ये समझ में आया क्या बेटा? बोलो, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसने बेटा बुक में ये बोला है कि इसको ग्राफिकली आपको प्लॉट करना है, ग्राफिकली इसको आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। जब आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो दो लाइनें आएंगी और दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जिससे आप क्या बता पाओगे, जिससे आप ये चीज़ बता पाओगे कि ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि बुक वाले ने बोला है कि इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे ना बच्चा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास में दो लाइनें आएंगी और दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लिखवाई थी, अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो, ठीक है। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करना चाह रहे हो तो आप सॉल्व कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन मतलब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने बोला नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर। क्या, क्यों? क्योंकि लाइनें एक दूसरे के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। मैंने क्या बोला बेटा कि जब आप इसको ग्राफिकली, वैसे तो अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं इसका, मतलब अगर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे यार, करके देख लो, पूरा देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकालोगे ना इसको तो देखो खत्म खत्म खत्म, ठीक है। ये 2x - 2x y - y, भाई वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या लिखा है कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर इसको ग्राफिकल तौर पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो ग्राफ में तो यार एक लाइन का दूसरी लाइन से मतलब ही नहीं होता, बता रखा है मैंने, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाओगे ना तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, कोई यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, या एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे, इस वजह से इसको नो सॉल्यूशन बोला गया। बोला है नहीं है समझ में, ठीक है। सब लोग मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में इसकी इमेज मुझे बताओगे, जिसने इसको सॉल्व कर लिया, इमेज जो है वो कैप्चर करके मुझे सेंड करोगे। बोला है नहीं है समझ में। तो ये होते हैं आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये 3.1 आपकी हो गई फिनिश, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बेटा किसके बारे में, 3.2 के बारे में। मिटाने जा रहा हूं बेटा मैं इसको, 1 2 3 4 5 डन। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, चला तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। देखो एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करवा दिए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को खुद को ट्राई करने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगर मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ बेटा, है ना। कौन सा ले रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 5वां ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है इसने बेटा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। आपके पास में एक गार्डन है, ठीक है, जो कैसी शेप का है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप का है। बोले तो रेक्टेंगुलर बोले तो आयत की शेप का है ना। एक आपके पास में एक गार्डन है जिसकी शेप कैसी है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप है,
क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा क्या, ABCD। ठीक है, चलो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि इसकी जो लंबाई है ना बेटा, इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ की, है ना, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, अगर मैं बात करूं लेंथ और विड्थ की, है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में क्या मान लेता हूं बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं x मान लेता हूं, है ना, तो इसने क्या बोला बेटा, इसने ये बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, जो इसकी लेंथ है ना वो बेटा, वो इसकी विड्थ से 4 ज्यादा है, वो इसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। तो मैंने ये बोला कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, x+4 हो जाएगी। बोलो आए नहीं है समझ में। अगर मैंने ये बोला कि उसने क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो बेटा कि अगर आपके पास में कोई तो एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ की से 4 ज्यादा है, अगर मैंने विड्थ को x माना है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। बेटा 4 टाइम नहीं बोला उसने ये बोला है कि 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास में x+4 हो जाएगा। बोलो यहां तक चीज समझ में आई नहीं आई। फिर उसने बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब आपके पास में जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर के बराबर है। क्या बोला उसने, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, मतलब इसका जो पेरीमीटर है, जो भी रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर है, जो भी रेक्टेंगुलर का क्या है बेटा, पेरीमीटर है, उसका अगर आप हाफ कर लो तो उसकी वैल्यू कितनी है, 36 के बराबर है। कितने के बराबर है बेटा, 36 के बराबर है। बोलो यहां तक चीज समझ में आई नहीं आई, बोलो अच्छा यहां तक चीज समझ में आई नहीं आई। ठीक है, हाँ, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 36 मीटर, तो कोई इश्यू नहीं है। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो पेरीमीटर क्या बनेगा, ये अगर मैं L मानता हूँ, ये मैं B मानता हूँ, ये L ये B, तो पेरीमीटर ये सारी चीज गिवन है मुझे ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है मेरे पास में 2 × L+B, यही होता है भाई। सिंपल सी बात है, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का एडिशन, तो L+B + L+B, तो ये क्या बन गया 2 × L+B। अब ये बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर जो है वो कितना है, 36 मीटर है, मतलब पेरीमीटर का आधा जो है वो कितने के बराबर है बेटा, 36 मीटर के बराबर है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है ना। हम यहाँ क्या करते हैं, पेरीमीटर हमारे पास में ये है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, बेटा, अगर पेरीमीटर मैंने इसको माना है तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास में, L+B बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई। पूरा पेरीमीटर जो है वो 2 × L+B है, पूरा पेरीमीटर जो है वो क्या है, 2 × L+B है ना। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, है ना, परिमाप। ठीक है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, L+B हो जाएगा। अब भाई हाफ ऑफ पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 36 है, मतलब L+B की वैल्यू कितनी है, 36 मीटर है। बोलो यहाँ तक चीज आई नहीं आई समझ में। अब भाई मुझे L और B की वैल्यू तो पता है ना, नहीं पता क्या, मुझे L और B की वैल्यू तो पता है ना। उसने मेरे से पूछा क्या है, L और B की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या पूछा है उसने मेरे से, एक मिनट, उसने मेरे से पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, कोई दिक्कत नहीं भाई। मुझे L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पता है, कितनी है, x+4। B की वैल्यू कितनी है बेटा, x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 36 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2x = 36 - 4, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 2x = 32, देन x विल बी इक्वल टू 16। बोलो आया नहीं है समझ में। तो यहाँ से मेरे पास में बेटा किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास में x की वैल्यू आ गई। अरे यार ये एक्चुअल में सही बात बताएं तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल तो बने ही नहीं ना। कहीं बनाने को बना सकते थे आप, कोई वो नहीं था, लेकिन बन ही नहीं रहे, क्या दिक्कत है। तो देखो x = 16, आप बनाने को कैसे बनाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ L+B = 36 मीटर, तो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। लेकिन अभी एक ही वेरिएबल से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है। तो एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 16 आ गई तो इसकी लेंथ कितनी आएगी बेटा? इसकी लेंथ जो आएगी वो तो आएगी कितनी, 16 + 4 = 20। और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, इसकी विड्थ की बात करूं, तो इसकी विड्थ कितनी निकल के आ जाएगी, 16। बोलो आया नहीं है समझ में? तो इस तरीके से इसकी लेंथ और विड्थ कितनी निकल के आएंगी बेटा, 20 और 16। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? ढंग से इसको निहारो, मैं जब तक इंक भर लेता हूँ ना। कहते हैं गुरुओं ने, बोला है नहीं है समझ में? ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है ना। क्या बोला उसने बेटा, आपके पास में कोई तो एक रेक्टेंगल था, उसका पेरीमीटर था, तो उसने ये बोला कि अगर उस पेरीमीटर का जो भी पेरीमीटर है उसका अगर हाफ कर दिया जाए ना तो उसकी वैल्यू 36 मीटर के बराबर है, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर। साथ में उसने ये बोला कि उसकी जो लेंथ है ना वो उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है, उसकी लेंथ जो है वो उसकी विड्थ से, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो उसकी यार एक बात बताना, अगर विड्थ को मैं x मान लेता हूं तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। आप ये भी कह सकते थे कि अगर आप लोग लेंथ को x मानते तो विड्थ क्या हो जाती, x - 4 हो जाती। क्यों भाई? क्योंकि विड्थ से लेंथ 4 ज्यादा रहने वाली है। अगर विड्थ आप x + 2 लोगे ना तो लेंथ क्या आएगी, x + 6 आएगी। नहीं आया? अगर विड्थ x + 2 लोगे तो लेंथ क्या आएगी, x + 6 आएगी। अगर विड्थ x लोगे तो ये x + 4 आएगी। अगर विड्थ x - 4 लोगे तो ये x आएगी। विड्थ अगर x - 8 लोगे तो ये x - 4 आएगी। तो ये लेंथ जो है ना बेटा, जो लेंथ है ना वो हमेशा, लेंथ जो है वो हमेशा इससे 4 ज्यादा रहने वाली है। क्वेश्चन ने ये बोला है ना, क्वेश्चन ने ये बोला है कि इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी विड्थ से 4 ज्यादा होगी, तो हमने ये चीज मान ली। अब मुझे ये चीज पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b होता है। अगर पेरीमीटर 2 × l + b होता है तो उसका हाफ कितना होगा, l + b होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि l + b की वैल्यू 36 मीटर दे रखी है। भाई नहीं आया क्या समझ में? हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 उसने क्वेश्चन में बोला, और मुझे ये पता है कि पेरीमीटर की वैल्यू 2 × l + b होती है। तो 2 × l + b का अगर आप आधा करोगे तो क्या बनेगा, l + b बनेगा, नहीं बनेगा? अरे यार नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया क्या समझ में? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l + b, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, l + b के बराबर हो जाएगा। तो यार हाफ ऑफ पेरीमीटर l + b है, हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहाँ से l + b इक्वल टू क्या आ गया, 36। मुझे l की वैल्यू पता है क्या, मुझे b की वैल्यू भी पता है क्या, दोनों वैल्यू को पुट करके क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये जो x की वैल्यू आई, अगर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो क्या मेरे पास में लेंथ और विड्थ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आया नहीं आया समझ में सब लोगों को? ठीक है, चलो मिटाने जा रहा हूँ बेटा। ये 3.1 में तुम्हारे कोई ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है, तो ये एक ही प्रॉब्लम थी जो मैंने तुम लोगों को बता दी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बेटा किसकी, 3.3 की। ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ, है ना। एक बार इसको उतार लो जल्दी फटाफट, 1 2 3 4 डन 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 डन। चलो नेक्स्ट करें क्वेश्चन बच्चा। चलो ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.3, एक्सरसाइज नंबर 3.3 एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आई एम टेकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो बेटा एक बार। इसने बोला है कि 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। वाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, आपके पास में कोई तो 2x, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, = 11 है। दूसरा इसने बोला 2x - 4y इक्वल टू आपके पास में -24 है, एंड एक छोटी सी इक्वेशन और दे रखी है y = mx + 3। तो इसने ये चीज़ बोली बेटा कि आप ऐसा करो, इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चा, m की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, m की वैल्यू आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है, इनको सॉल्व करना है जैसे करते आए हो यार वैसे। तो बेटा ये क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना। चलो देखते हैं भाई, घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। अरे यार सिंपल सा है, आप क्या करो पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ,
इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो मेरे पास में वैल्यू क्या आई बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। देखो ये खत्म हो गया पूरा। 3y प्लस 4y क्या आ गया, 7y इक्वल टू 11 प्लस 24 क्या आ गया, 35। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि भाई मैं सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड प्रीफर करता हूँ बेटा हमेशा। तो y इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया, y 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास में, 5 आ गई। अब कुछ भी नहीं है, किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दो। मान लो इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे क्या आ गया, 5 इक्वल टू 11। तो ये बन गया 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 के 15 15। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, -2 के बराबर आ गई। और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, -1 मिनट यहाँ पे जल्दबाजी कर देता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में। भाई 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू अपने पास में 11 माइनस 15 तो -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब मेरे पास में ये इक्वेशन दे रखी है ना, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में इसको रख दो, इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूँ तो y की वैल्यू तो कितनी है बेटा, 5 है। तो 5 इक्वल टू m मुझे पता नहीं है, -2 प्लस 3, ठीक है। ये 3 उधर जाएगा बेटा, ये 3 जब उधर जाएगा तो 2 इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 2m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, -1। तो यहाँ से मेरे पास में m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर। बोलो आया नहीं है समझ में, ये दिखाई तो दे रहा है ना बेटा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ दिखाई दे रहा है। m इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा मेरे पास में, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो तुम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना बेटा। किसी भी क्वेश्चन को देख के डरो मत, हमेशा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करोगे ना बेटा तो क्वेश्चन आ जाएगा ईजिली, है ना। डरो मत क्वेश्चन को देख के, डरोगे ना तो वो डराएगा और ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। बोलो आया नहीं आया समझ में। पॉज करो, उतारो इसको, पॉज करो, उतारो इसको। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके, है ना बेटा। जब लाइव स्ट्रीमिंग चलती है ना, मतलब प्रीमियर पे चलती है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको पॉज करके उतार लिया करो, है ना। या फिर फोटो कैप्चर कर लिया करो, है ना, फोटो कैप्चर कर लिया करो उसी टाइम पे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बेटा अपन 3.3 के अंदर ही, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। थर्ड का मैं जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं वही क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, सारे नहीं बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट अगर मैं देखूं तो 2 नंबर 21 and 3, ठीक है, फाइंड देम। देखो उसने क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट में क्या बोला है बच्चा, कि आपके पास में डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। आपके पास में कोई तो 2 नंबर हैं और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 26 है, ठीक है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है बेटा, 26। तो मैंने क्या बोला, लेट लार्ज नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। भाई जो लार्ज नंबर है उसको x मान लिया और स्मॉलर नंबर को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। उसने साथ में देखो एक चीज तो उसने बोली डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो भाई लार्ज नंबर में से अगर स्मॉलर नंबर को मैं घटा दूंगा तो ACT अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं लार्ज नंबर में से स्मॉलर नंबर को घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आता है, 26 आता है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चन ने बेटा, क्वेश्चन ने ये बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, है ना। 2 नंबर के बीच का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26। 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। फिर उसने दूसरी लाइन में क्या बोला, दूसरी लाइन में उसने बोला कि उसमें एक नंबर है ना बेटा वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। इसका मतलब लार्जर वाला जो है वो x है और स्मॉलर वाला जो है वो y है। तो भाई इसने ये बोला कि इसमें ये नंबर है ना छोटे वाले नंबर का 3 टाइम है, तो ये बराबर कब होंगे भाई, सिंपल सी बात है, ये बराबर जब होंगे जब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए। नहीं आया क्या समझ में भाई। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने क्वेश्चन में ये बोला कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मैंने ये बोल दिया कि लार्जर नंबर तो x हो गया और स्मॉलर नंबर क्या हो गया बेटा, y हो गया। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि उसने एक क्वेश्चन में बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। फिर उसने ये बोला कि लार्जर नंबर इज 3 टाइम द स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y। तो उसने बोला कि कोई एक नंबर जो है ना बेटा वो 3 टाइम है दूसरे नंबर का। तो सिंपल सी बात है, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर लार्जर ये है और तो ये 3 टाइम हुआ स्मॉलर वाले का, और दोनों को बराबर करना है तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसके साथ में। बोलो आया नहीं आया
बस हो गया काम। बस ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन भाई। x की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, 3y पुट करूंगा, तो ये बन गया क्या, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या गया, 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। जब y की वैल्यू 13 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो, है ना, बहुत 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 ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का ही देखो। लार्जर नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, है ना, फाइंड देम। मतलब इसने ये बोला लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब आपके पास में कोई तो दो एंगल है ना, कोई तो दो एंगल है। मान लो सपोज दैट जो लार्जर एंगल है उसको तो आपने क्या मान लिया, x, और जो स्मॉलर एंगल है उसको क्या मान लिया आपने, y मान लिया। बोला आया नहीं आया समझ में? आगे क्वेश्चन में इसने क्या बोला, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो लार्जर एंगल है ना बेटा, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि x और y को अगर मुझे बराबर करना है तो भाई सिंपल सी बात है कि x तो 18 पहले से ज़्यादा है ना भाई, कितना, किससे ज़्यादा है, छोटे वाले से। तो छोटे वाले में अगर मैं 18 डिग्री ऐड कर दूं, छोटे वाले में अगर मैं 18 डिग्री ऐड कर दूं तो कोई इशू है क्या? बोलो यह चीज बेटा समझ में आई नहीं आई, आ रही है नहीं आ रही है चीज़, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हैं तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने ये चीज़ बोली बेटा, मैंने ये चीज़ बोली, उसने ये बोला आपके पास में कोई तो दो एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब तो समझते हो ना, संपूरक, मतलब कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री होना सप्लीमेंट्री होता है, मतलब एडिशन ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। उसने क्या बोला, आपके पास में कोई तो सप्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर कोई एक एंगल जो है ना वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। तो कोई एक एंगल छोटे वाले एंगल से अगर 18 ज़्यादा है तो भाई सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल बड़ा है और ये छोटा है। x को मैंने लार्ज माना है और y को स्मॉल माना है। तो ये जब 18 ज़्यादा है, अगर तुमने इसी में 18 ऐड कर दिया तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, इक्वल थोड़ी बन पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 18 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास में आ गया x इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में एक इक्वेशन निकल के आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 1। अब तुम बोलोगे सर दो इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो हाँ है ना अपने पास में। भाई एक बात बताओ, दो सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 180? बोलो 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 भाई, अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 की होगा? बोला है नहीं है समझ में? ये हो गई मेरे पास में क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करो फटाफट और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी फटाफट जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। चेक कर लेना बेटा, x की वैल्यू तो 99 आएगी और y की वैल्यू 81 आएगी। ठीक है, पॉज करके चेक करना, इनके आंसर ये आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड मैं नहीं बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बैट और बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ भी नहीं बताऊंगा बेटा मैं, सिक्स्थ भी क्योंकि सेम क्वेश्चन है। देख लेता हूँ, चलो एक बार बता देता हूँ, है ना। ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। चलो कोई ना, देख लेना एक बार, बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ बेटा, बाकी के क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे, क्योंकि बैटरी थोड़ी सी लो होने वाली है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का 4, है ना। 3 का 4 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी है जो चार्ज करती है, जिसका खुद का फिक्स चार्ज तो होता ही होता है और उसके अलावा वो पर किलोमीटर पे चार्ज करती है ना। मतलब उसका खुद का फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा कि भाई आप बैठ भी जाओगे ना तो चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और उसके अलावा पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसका खुद का कुछ चार्ज है।
ठीक है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी, है ना, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। मतलब वो दो तरीके के चार्ज लगा रही है, एक तो टैक्सी जो है वो फिक्स चार्ज लगा रही है ना, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स, फिक्स चार्ज मैंने एक्स मान लिया, और उसके अलावा पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई, है ना। मतलब वो दो तरीके के चार्ज लगा दिए, एक तो फिक्स चार्ज लगा दिए कि भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा, आप यहां पे बैठ के आगे उतर जाओ ना तो एक्स रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, और 1 किलोमीटर पे इतना चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो उसने दो तरीके के चार्ज बता दिए कि भाई दो तरीके के चार्ज आपके ऊपर लगेंगे, ठीक है। आगे देखो, for a distance of 10 km the charge paid is 105 rupees and for a journey of 15 km the charge paid is 155 rupees, ठीक है। मतलब उसने ये बोला कि 10 किलोमीटर पे जब वो for 10 किलोमीटर जब वो 10 किलोमीटर चलाना बेटा, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, उसको टोटल 105 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ही हैज टू पे 105 रुपीज, ठीक है। फॉर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपये पे करने पड़े, एंड फॉर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपीज पे करने पड़े, ठीक है। 155 रुपीज पे करने पड़े। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये तो बाद का क्वेश्चन आ गया। पहले अपन ये फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज देखते हैं। देखो 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपए चार्ज करने पड़ रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के अंदर फिक्स चार्ज तो है ही है, मतलब एक्स तो है ही है ना। और अगर 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा बेटा, 10 वाई होगा, नहीं होगा, नहीं आएगा समझ में भाई। 1 किलोमीटर का चार्ज अगर वाई रुपए है तो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, 10 किलोमीटर का चार्ज 10 वाई होगा, नहीं होगा। 1 किलोमीटर के 10 रुपए लग रहे हैं तो 2 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे। 3 किलोमीटर के 3 गुणा 10 30 लगेंगे। 4 किलोमीटर के 4 गुणा 10, नहीं आएगा समझ में। तो 1 किलोमीटर का चार्ज अगर वाई रुपए है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा बेटा, 10 वाई होगा। तो जब वो 10 किलोमीटर जाता है ना बेटा, तो ओवरऑल उसको कितना चार्ज पे करना पड़ता है, 105 रुपए। समझ में आया नहीं आया, ये इक्वेशन कैसे बनी बेटा, ये इक्वेशन ऐसे बनी, ये इक्वेशन कैसे बनी बेटा, समझ में आया नहीं आया भाई। उसने ये बोला कि जब जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो दो तरीके के चार्ज ले रहा है, एक तो फिक्स चार्ज ले रहा है कि भैया ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना, बैठ जाओगे तो लग जाएगा, ठीक है, और 1 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, फिक्स्ड चार्ज का x रुपए है और किलोमीटर के हिसाब से चार्ज 20 वो y रुपए है। उसने बोला कि जब 10 किलोमीटर वो चला, 10 किलोमीटर जब वो चला तो 105 रुपए टैक्सी वाले ने लिए, और 15 किलोमीटर चला तो 155 रुपए 155 रुपए टैक्सी वाले ने लिए। जब वो 10 किलोमीटर चला, इसका मतलब 10 किलोमीटर का फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहने वाला है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो 10 किलोमीटर चलने पर फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा, लेकिन मतलब 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज कितना होगा, 10 वाई होगा, नहीं होगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 105 रुपए वो लेगा ना। क्यों लेगा 105 रुपए, क्योंकि उसने बोला कि उसमें दो तरीके के चार्ज लग रहे हैं, फिक्स भी लग रहा है, किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। किलोमीटर के हिसाब से 10 वाई चार्ज और फिक्स चार्ज के हिसाब से एक्स चार्ज, दोनों को जोड़ के उसने 105 रुपए लिए, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। बोलो आया नहीं आया समझ में। ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए भाई फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 15 किलोमीटर चला तो 15 वाई हो गया, और यहाँ पे आ गया 155, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बोलो आया नहीं आया समझ में। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरे पास में क्या आ गया, x प्लस 15y इक्वल टू 155 और x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ माइनस माइनस माइनस, ये चीज खत्म हो गई। यहाँ पे आ गया 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, मेरे पास क्या आ गया 50 आ गया। तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, y की वैल्यू मेरे पास में आ गई 10। बोला आया क्या समझ में। अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ। मान लो पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में मैंने रखा, तो x प्लस देखो 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, देन x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, x विल बी इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 5। 105 में से 100 रुपये गए तो कितना आ गया 5। मतलब फिक्स चार्ज तो मेरे पास में 5 रुपये लगेगा ही लगेगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज क्या है, 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है, 1 किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपये। बोलो आया नहीं आया समझ में। आगे उसने एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा है कि अगर बंदा 25 किलोमीटर चलता है, अगर बंदा 25 किलोमीटर चलता है तो टोटल चार्ज उसको कितना पे करना पड़ेगा, हैव टू पे फॉर, ठीक है।
25 किलोमीटर पे चलने के उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो भाई सिंपल सी बात है 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर। एक तो उसको 1 मिनट 25 किलोमीटर के लिए एक तो उसको कितना फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा x, और 25 किलोमीटर के लिए अपने को कितना देना पड़ेगा 25y। तो देखो ये इक्वेशन बनेगी, तो x तो हो गया बेटा 5 और 25 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 5 + 250, तो आंसर कितना जाएगा मेरे पास में 255। मतलब उसको 255 रुपये क्या करने पड़ेंगे बेटा, पे करने पड़ेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4, ठीक है बेटा। अब एक लेक्चर और मैं लूंगा इसके अंदर, है ना, और वो लेक्चर अपन कल लेंगे, ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल से जितनी भी प्रॉब्लम मैंने बताई हैं उनको बहुत बारीकी से देखना बेटा, पहले खुद से देखना, फिर खुद से करना, फिर नहीं आता है तो रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा देखना बेटा। जब तक ये प्रॉब्लम्स जब तक नहीं आएंगी, जब तक खुद से नहीं करोगे, ठीक है। मैं केवल गाइडेंस दे सकता हूँ, मेरी चीजों को गाइडेंस के रूप में लेना और फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। बाकी बचे हुए जो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हों, चाहे वो लीनियर इक्वेशन वाले हों, अपन नेक्स्ट लेक्चर में उनको कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।